इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है यांग नाम के एक बहुत ही बहादुर योद्धा को दिखाते हुए। यांग एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज था जो कि किसी ग्रुप के लिए काम करता है और इस समय वो अपने दुश्मनों के मास्टर को हराने के लिए आया है। सामने की तरफ अब यांग से फाइट करने के लिए कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके पास तलवार मौजूद थी, लेकिन यांग जैसे ही उनसे लड़ाई करने जाता है तो 1 मिनट के अंदर ही सारे लोगों को मार गिराता है। ये सिर्फ और सिर्फ यांग की मेहनत होती है जो आज जाकर सफल हुई और उसने तलवार चलाने में महारत हासिल कर ली है। यांग तो अब एनिमी मास्टर के पास बढ़ता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है, यानी कि अब उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया है। अब जब यांग आगे बढ़ रहा था तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। ये छोटी बच्ची उनके दुश्मन के मास्टर की बेटी थी। अब यांग उस बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो इतनी प्यारी होती है कि यांग उसे कुछ चोट नहीं पहुंचा पाता। रिजल्ट ये हुआ कि यांग उसी बच्ची को लेकर वापस अपने साम्राज्य में लौटने लगा। ये बात यांग को पहले से ही पता होती है कि अगर वो इस बच्चे को अपने साम्राज्य में लेकर गया तो वो इसे मार देंगे, क्योंकि ये उनके दुश्मनों की बेटी है। यांग जब एक फॉरेस्ट में होता है तभी वहाँ उसके ही साम्राज्य वाले आ गए जो कि ऑब्वियसली उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यांग इस तरीके से ये होने नहीं दे सकता था। वो इस बच्ची को बचाने के लिए अपने ही साथियों से लड़ता है और उन्हें मार देता है। कोई भी सोल्जर यांग को जरा भी खरोच नहीं पहुंचा पा रहा था और वो बड़ी आसानी से उस बच्ची को बचाकर कहीं दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है। यांग समझ चुका था कि अगर वो साम्राज्य में लेकर जाएगा तो इस बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए अब वो अपने एक दूसरे साम्राज्य में जाने लगा जहाँ उसका एक दोस्त जिसका नाम स्मोक था वो रहता है। थोड़े समय तक यांग भी उस जगह पर रह लेगा और इस बच्ची की हिफाजत वहाँ पर करेगा। अब यांग उस बच्चे को लेकर सीधा उस साम्राज्य में पहुंच जाता है जो बहुत ज्यादा टूटा फूटा था। वहाँ की हालत सच में बहुत खराब थी और रिसोर्सेज बहुत मेहनत से अरेंज किए जाते थे। यांग जब उस जगह पर जाता है तो उसे बुल नाम का एक छोटा सा आदमी दिखाई दिया। उसने बुल से स्मोक की फोटो दिखाते हुए पूछा कि आखिर ये आदमी कहाँ पर रहता है, लेकिन बुल उसे एक बैड न्यूज देता है कि स्मोक कुछ समय पहले मारा जा चुका था। सिर्फ उसकी एक कपड़े वाली शॉप मौजूद है जो यहाँ से एक दूसरी लड़की संभालती है। यांग उस बच्चे को लेकर अब सीधा उसी शॉप के अंदर चला गया जहाँ पर लिन नाम की एक लेडी मौजूद थी। ये स्मोक की रिलेटिव होती है जो उसके बाद इस शॉप को चला रही थी। यांग ने तो लिन से स्मोक के बारे में पूछा और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसका बहुत पुराना साथी अब मर चुका है। लिन तो अब यहाँ यांग के हाथ में मौजूद उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होने लगी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्ची यांग की ही है, लेकिन यांग ने साफ बताया कि वो दुश्मनों के यहाँ पर गया था तो वो बच्ची उसे वहीं मिल गई। अब यांग को भी रहने के लिए घर चाहिए था और वहाँ पर कुछ टाइम बिताना चाहता था। लिन जब इस पूरी कंडीशन को देखती है तो उसने यांग को परमिशन दे दी कि वो इस जगह पर रहेगा और उसकी हेल्प करेगा इन सारी चीजों में। यांग ने भी ये बात मान ली और वो उस बच्चे के साथ यहीं पर एकदम सेफ रहेगा। लिन तो उस छोटे बच्चे को बहुत प्यार करने लगी और उसका बड़े प्यार से नाम अप्रैल रखती है। उन सभी में से अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि यांग एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है। उसके पास इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता। फिर भी यांग अपनी एबिलिटी के बारे में किसी को बताता नहीं और एक नॉर्मल सिटीजन की तरह वहाँ रहने लगता है। वहाँ के रहीवासी तो यांग के पास आकर उसे नीचा भी दिखाते हैं, लेकिन यांग ने अपने पावर का प्रदर्शन वहाँ पर नहीं किया था। यांग का तो अब बुल से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन हो चुका होता है और वो धीरे धीरे एक्सप्लोर भी करने लगा। यांग अब उन सभी लोगों में से एक बन चुका था जो वहाँ की दिनचर्या को फॉलो करता और वहीं पर अपने रिसोर्सेज बनाता और उन्हें खाकर जिंदा रहता। उसका कांटेक्ट अब धीरे धीरे सभी गांव वालों से हो गया था। हर एक गांव वाला अप्रैल नाम की उस छोटी बच्ची को काफी ज्यादा प्यार करते थे। यांग ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस गांव का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया और वो पेड़ पौधे भी उगाता था। अब इसी इनिशिएटिव को देखकर बाकी गांव वाले भी उसकी मदद करते हैं और थोड़े समय के बाद हमें पता चला कि छोटे छोटे पेड़ पौधे अब बड़े हो चुके हैं। वो जगह जो कई साल पहले एकदम बंजर थी, यांग और उसके कई सारे साथियों ने मिलकर उसे हरी भरी बना दी होती है। यानी इससे ये भी क्लियर हो रहा था कि यांग कितना ज्यादा क्रिएटिव माइंडेड है। बुल और यांग तो एकदम अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो एक साथ मिलकर अलग अलग गेम भी खेलते हैं। यांग को इस पूरे प्रोसेस में यही रियलाइज हुआ कि किसी भी चीज को तोड़ने में बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जो प्यार लगता था वो आज जाकर पता चला। यांग इससे पहले चाहे किसी भी दुश्मन की जान ले सकता था, बट अब उसकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। उसका यही विजन था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और अप्रैल को एकदम सुरक्षित रखे। भले ही अप्रैल के फैमिली वाले उनके दुश्मन थे, लेकिन इसमें अप्रैल की कोई गलती नहीं होती। यहाँ पर यांग जब बुल के साथ बैठा हुआ था तो वो नोटिस करता है कि लिंग किसी के ग्रेव के ऊपर फूल रख रही है। अब ये किसका ग्रेव है, यही बातें बुल से पूछने लगा। बुल उसे सारी बातें बताता है। दरअसल कई साल पहले कर्नल नाम का एक बहुत ही बुरा आदमी यहाँ पर रहा करता था। वो अपनी पूरी सेना के साथ इस गांव में आता और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी और सभी एकदम वेल ट्रेन्ड होते हैं।
कर्नल की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो सारी लड़कियों को इकट्ठा करता था और जिसका भी चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा तो वो उसे अपने साथ लेके जाके गंदे काम करता। जो भी आदमी उसके अगेंस्ट जाता वो उसे मार ही देता। इसी तरीके से कर्नल ने एक दिन लिन को चुन लिया था और उसके साथ गंदे काम करने के लिए चला गया। उस जगह पर लिन की पूरी फैमिली मौजूद होती है जो उसे इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। सभी उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ कर रखा था। अब कर्नल यहाँ लिन के साथ होता है तो लिन ने अपनी जान बचाने के लिए उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया। वो तो वहाँ से तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन कर्नल एकदम बेरहम था और उसने तुरंत ही एक गन लेकर उसे शूट कर दिया। लिन मरी तो नहीं होती लेकिन वो एकदम बेहोशी वाले हालत में होती है। अब यहाँ अपनी बेटी को इस तरीके से मरता हुआ देखकर लिन के फादर बिल्कुल सह नहीं पाए और तुरंत ही उसे बचाने के लिए चले आने लगे। वो तो गुस्से में आकर कर्नल पर ही हमला करने लग जाते हैं, बट कर्नल ने अपनी गन निकालकर उन्हें भी शूट कर दिया। इवन वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने लिन की पूरी फैमिली को ही मार दिया होता है। लिन बेहोशी की हालत में अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। इतने कत्लेआम करने के बाद कर्नल अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग लिन की पूरी फैमिली को दफना रहे थे तो पता चला कि लिन अभी भी जिंदा है और उस मोमेंट पर उसे रेस्क्यू कर लिया गया। तब से लेकर आज तक का समय है जहां पर लिन चाहती है कि वो अपने फैमिली के मरने का बदला कर्नल से ले। वो हर समय ट्रेनिंग करने की कोशिश करती है जिससे वो उनके सैनिकों से आराम से लड़े और अपना बदला ले। पर शायद लिन का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तक कोई ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जो कर्नल और उसकी सेना से लड़ाई करके उसे इंसाफ दिला सके। यांग ने ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से सुनी और अब उसे बहुत ज्यादा दया आने लगती है क्योंकि लिन के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। यांग जब लिन के पास गया तो वो निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी, बट वो तब से नाकामयाब होती है क्योंकि उसका अच्छा निशाना लगता ही नहीं। इस मोमेंट पर यांग ने लिन को समझाया कि तुम्हें किस तरीके से निशानेबाजी करनी चाहिए। उसने तो लिन की आंखों पर पट्टी बांधी थी और खुद टारगेट पर जाकर खड़ा हो गया। यांग अब लिन को बताने लगा कि तुम्हें हमला करने से पहले दुश्मन की मूवमेंट को समझना होगा। ये पता लगाओ कि आखिर वो कहां पर मूव हो रहा है और उसी डायरेक्शन में फायर कर दो। सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद लिन ने जब हथियार चलाए तो वो एकदम परफेक्ट जगह पर लगते हैं, यानी कि वो ये सारी चीजें जितने दिन से प्रैक्टिस कर रही थी खुली आंखों से वो बंद आंखों से भी कर सकती है। यांग द्वारा बताए गए सारी चीजों को लिन ने अच्छी तरीके से किया और अब वो शायद इम्प्रूव होने लगी थी। लिन भी समझ गई होती है कि यांग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके पास इतनी सारी स्किल्स मौजूद हैं लेकिन ये फिर भी एक नॉर्मल गांव वाला बनकर रह रहा है। लिन ने सारी बातें बुल से पूछ ली थी कि यांग कहां से आया था, इसीलिए अब साथ बैठकर बात करने पर लिन उसे बता देती है कि उसे पता है कि तुम एक वॉरियर हो, तुम एक ऐसे ग्रुप से आए हो जो बहुत ही खतरनाक है। पर लिन को ये नहीं समझ में आता कि यांग इस ग्रुप में शामिल कैसे हुआ। यांग अब अपने बचपन की बात बताता है कि वो अपने फादर के साथ रहा करता था, लेकिन कुछ सामुराई के ग्रुप वाले वहां पर आ गए थे और उन्होंने उसके फादर को ही मार दिया। यांग एकदम से अनाथ हो चुका था और उसने अपने फादर को आंखों के सामने मरते हुए देखा है। उसी मोमेंट पर यांग ने डिसाइड किया कि वो एक अच्छा योद्धा बनेगा, इतना बड़ा योद्धा कि कोई भी उसे हरा ना पाए। तब से लेकर आज तक का समय है जहां यांग ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। अब तो यांग लिन को तलवारबाजी भी सिखाता है, जिसमें लिन की नजर यांग की तलवार पर पड़ी। यांग उसे खोलने से मना कर रहा था क्योंकि अगर वो इसका यूज करेगा तो जितनी भी आत्माएं इससे मरी हुई हैं वो चिल्लाने लगेंगी और इसी वजह से उनके ग्रुप वालों को पता चल जाएगा कि यांग की लोकेशन क्या है। वो यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे अप्रैल को मारने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके दुश्मन का एक भी मेंबर जिंदा रहे। पर ये सारी बातें छोड़कर यांग अब लिन को तलवारबाजी भी सिखाने लगता है। लिन को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी कि वो बहुत कम समय में काफी सारी चीजें सीखने लगी। लिन को भी बहुत अच्छा लगता था कि यांग उसे इस तरीके से समझाता है और बहुत अच्छी तरीके से बताता है। अब तो लिन में भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो अपना बदला ले सकती है कर्नल को मारकर। अब यहाँ अचानक हमें दूसरी तरफ कर्नल के लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपनी पूरी सेना लेकर उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को परेशान करना और उन्हें टॉर्चर करना। कर्नल के लोग वहां पहुंचकर सिटीजन्स को इतना परेशान करते हैं और एक जोकर को तो वो सर पे रखकर फायर कर रहे थे। हर एक गांव वाला उनसे परेशान रहता, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। अगर आवाज उठाई गई तो कर्नल उन्हें जान से मार देगा। अचानक अब एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर कर्नल से थोड़ी मस्ती करने लगा। कर्नल ने तुरंत ही सजा के तौर पर अपने सैनिकों को कहा कि इसे घोड़े से घसीटते हुए दूर लेकर जाएं। यांग बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि वो आगे क्या करे। उस बूढ़े आदमी की तरह कोई भी अगर आवाज उठाता तो उसका यही हाल होता था, यानी वो लड़कियों को खड़ा करके जो सबसे ब्यूटीफुल और साफ सुथरी थी उसे यूज करने के लिए लगा देता था। अब एक लेडी उसे पसंद तो आती है, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थी।
कर्नल का एक मानना था कि अगर कोई चीज उसकी नहीं है तो वो किसी की नहीं होने देगा। उसने तुरंत ही उस लेडी और उसके हस्बैंड दोनों को ही मार दिया। अब इस तरीके से अपने फादर एंड मदर को मरता हुआ देखकर उनकी दो बेटियां बाहर आ जाती हैं। इन्हीं बेटियों को वो छुपाकर अंदर रखे हुए थे। कर्नल की अब नजर उन दोनों बेटियों पर पड़ गई जो बहुत ही अच्छी दिखती थी। तो अब इशारा करने पर कर्नल के सभी साथी उन दोनों लड़कियों को लेके जाके नहलाते हैं और खूबसूरत बनाकर सामने लेके आने का काम दिया जाता है। यानी कि कर्नल इतना नीचे गिर चुका था कि उसे अपनी उम्र की आधी लड़कियों को परेशान करना पसंद था। लेकिन थोड़ा सा शॉकिंग बात होती है कि जिन दो लड़कियों को लेकर आया जाने वाला था उनकी जगह पर लिन तैयार होकर आ जाती है। लिन को देखकर कर्नल बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी। शायद कर्नल इसके साथ वो सारे काम कर सकता है जो वो सपने में सोचा करता था। लिन तो अब कर्नल को रिझाने लगी थी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कर्नल ने अपने सारे साथियों को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया क्योंकि अब वो लिन के साथ मजे करेगा। लेकिन लिन ने चाकू छुपा कर रखा था जिससे कि वो कर्नल को खत्म कर सके। बट वो जैसे ही कर्नल को मारने जाती है तभी कर्नल पहले से तैयार था और उसने तो लिन के ऊपर बंदूक तान दी थी। यानी कर्नल को पहले से ही पता था कि लिन कौन सी लड़की है। कर्नल ने साफ कह दिया कि कई साल पहले उसने तुम्हें मार दिया था लेकिन तुम किसी तरीके से बच गई, बट अब शायद लिन बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। कर्नल के अब सारे सैनिक लिन को बहुत बुरी तरीके से पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगे। बुल को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत ही येन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल से लड़ने चली गई है और अब तो वो पकड़ा चुकी है, यानी उसकी जान खतरे में है। येंग समझ गया कि इससे तो लिन मर भी सकती है और अब उसे कुछ करना ही होगा, तो ना चाहते हुए भी उसने अपनी तलवार निकाल दी। ऐसा करते ही उसमें से कई सारी रेडिएशन निकलती है जो सीधा अब उसके कबीले वालों को पता चल चुकी थी। यांग के कबीले के एक मास्टर को उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया हो जाता है और अब उन्हें अप्रैल को मारना था तो वो तुरंत ही अपनी पूरी सेना लेकर उस लोकेशन पर बढ़ने लगे थे। वहीं कर्नल के सभी साथी लिन को पकड़कर उसे मारते रहते हैं और कर्नल तो उसके पास गंदे काम करने के लिए बढ़ता है। बट अच्छे मोमेंट पर वहां यांग आ गया जिसने अपनी तलवार की मदद से सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। यांग इतनी तेजी से वार करता है कि किसी को भी हमला करने का मौका नहीं मिला। अंत में सिर्फ कर्नल ही बचता है जिसे मारने के लिए जब यांग आगे बढ़ा तो लिन उसे रोकते हुए कहती है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। अब लिन और यांग एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे तो कर्नल तुरंत ही एक अच्छा मौका देखकर तुरंत ही लिन को पकड़ता है और उसे एक ढाल बनाकर नीचे कूद जाता है। कर्नल अब अपनी जान बचाकर घोड़ी पर बैठ के वहां से भागने लगा था, बट उस समय पर लिन तुरंत ही एक तलवार उठाती है और यांग द्वारा सिखाई गई टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर एक चाकू मार देती है। कर्नल की बॉडी पर अब वो लग चुकी थी जिससे वो नीचे गिर गया। बट शॉकिंग बात होती है कि जब उसका चेहरा देखा गया तो वो कर्नल नहीं था बल्कि ये उसका एक आदमी होता है और कर्नल तो मौका देखकर वहां से पहले ही भाग चुका था। लिन भी बहुत ज्यादा निराश होती है क्योंकि उसे मौका मिला था पर फिर भी वो कर्नल को मार नहीं पाई। अब यहाँ यांग बुल और लिन को बता रहा होता है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसने अपनी तलवार निकाल ली थी और उसके सभी साम्राज्य के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। यांग नहीं चाहता कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जाने जाए, पर अब वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे और वो यांग को यहाँ से जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि कर्नल जो इस तरीके से गया है उन्हें कंफर्मेशन थी कि वो वापस बड़ी सेना लेकर आएगा और उनके पास तो बिल्कुल भी हथियार नहीं है तो वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। इस समय गांव वाले यही बोल रहे थे कि यांग रुककर हमारी रक्षा करे, बट यांग भी मजबूर था। तभी अचानक टोनी नाम का एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, शायद अब वो समय आ चुका है कसम तोड़ने का। टोनी अब सभी लोगों को लेकर चला जाता है अपनी वाइफ की ग्रेव के पास और इसे खोद कर बाहर निकालने लगता है। बट पता चला कि उसकी वाइफ के ग्रेव के साथ कई सारे हथियार रखे हुए थे। ये सभी हथियार उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस थे और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। दरअसल बात ये होती है कि टोनी सबसे पहले इन सभी गन्स का डीलर हुआ करता था, पर उसकी वाइफ ने उसे कसम दे दी थी कि वो लाइफ में कभी भी गन नहीं चलाएगा। लेकिन कंडीशन को देखते हुए टोनी को अब ये सारे वेपन्स बाहर निकालने ही पड़ते हैं। सारे गांव वालों में उसने वेपन्स बांट दिए और अब वो जल्द से जल्द अच्छी तरीके से उन वेपन्स को चलाना सीखते हैं। उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्लान होगा कि वो किसी और पर डिपेंड ना होकर खुद की प्रोटेक्शन करना सीखें। धीरे धीरे सारे गांव वाले अलग अलग वेपन्स चलाना भी सीख जाते हैं। अब कुछ ही समय के अंदर हमें कर्नल कई सारे सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है जो अपना बदला लेने आया था। वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से गांव में फैलकर वहां के लोगों को मारना चाहता था। हमें तो सामने की तरफ यांग दिखाया जाता है जिसने अपनी तलवार निकाल ली और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। ऊपर एक टावर के यहाँ टोनी अपने सभी साथियों के साथ एकदम से रेडी था फायर करने के लिए। अब कर्नल के इशारे पर जब सारे सैनिक अंदर घुसकर तबाही मचाने लगते हैं तभी टोनी ने एक डायनामाइट पर फायर कर दिया। वो बॉम्ब इतनी तेजी से फटता है कि कई सारे सिपाही मारे जा रहे थे।
अब इसी मौके का फायदा उठाकर यंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और दूसरे सैनिकों को खत्म करने लगा। कर्नल बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि वो इसके आगे क्या करे, इसीलिए उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो टावर पर चढ़कर सबसे पहले टोनी को मारे। अब जब कई सारे सैनिक टावर पे चढ़ जाते हैं तो टोनी वहां से अपने साथियों के साथ ट्रेवल करते हुए दूसरी जगह पर आ गया। उसे पता था कि सैनिक ऊपर की तरफ आएंगे और अगर ऐसा होगा तो वो वहां पर लगे हुए बॉम्ब्स को फोड़ देगा। सेम ऐसा ही होता है और वो पूरा टावर गिरने लगा था। कर्नल के अब आधे से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके थे, यानी अब उसकी हार एकदम तय थी। वो तो इन गांव वालों को एकदम लो स्टैंडर्ड समझता था कि ये सब कैसे हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, बट उन्होंने ही मिलकर कर्नल को यहाँ इस हालत में खड़ा कर दिया है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आ चुकी थी, क्योंकि यंग के वो सारे साम्राज्य के मास्टर्स अपनी पूरी सेना लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में अप्रैल नाम की उस दुश्मनी लड़की को मारना था। गांव के सभी लोग और कर्नल भी उन्हें देखकर एकदम डर जाते हैं। मास्टर ने अपनी शैडो आर्मी को आदेश दे दिया था कि रास्ते में कोई भी आए उन्हें छोड़ना मत, हमें किसी भी हालत में दुश्मन की उस बच्ची को मारना है। यंग तुरंत ही लिन और बुल को कहता है कि तुम अप्रैल को एक सेफ जगह पर लेकर चले जाओ, इनसे लड़ाई करने में वो इनकी मदद करेगा। अब तो सारे गांव वालों के साथ मिलकर कर्नल भी उन सारी शैडो आर्मी से फाइट करने लगा। शैडो आर्मी वाले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो सभी गांव वालों के साथ साथ कर्नल के आदमियों को भी बड़ी आसानी से मार देते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। इतना भारी भरकम में लोगों को खत्म किया जा रहा था कि कोई गिनती भी नहीं कर सकता। लिन तो अप्रैल को लेकर खड़ी हुई थी, जिसके पास अब वो शैडो सोल्जर्स बढ़ने लगे अप्रैल को मारने के लिए। बट यंग भी उनके सामने आकर अप्रैल को बचाता है और अपने ही साथियों से फाइट करने लगता है। सिर्फ यंग ही था जो उनसे लड़ाई कर सकता था, इसीलिए वो अपने शैडो सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगा अपनी नुकीली तलवार की मदद से। कोई भी ऐसा शैडो सोल्जर्स नहीं था जो यंग के सामने टिक पाए। उसने ऑलमोस्ट हाफ शैडो सोल्जर्स की आर्मी को खत्म कर दिया। अब जब मास्टर ये चीजें देखते हैं तो उन्हें यंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये नहीं समझ पाते कि यंग उनके साम्राज्य से होने के बाद भी दुश्मन के लोगों को क्यों बचा रहा है। यंग अब किसी भी तरीके से अप्रैल को बचाते हुए लिन के साथ एक सेफ जगह पर आने का ट्राई कर रहा था, बट वो जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर भी बचे हुए शैडो सोल्जर्स आ चुके थे। यंग अब फिर से उनसे लड़ाई करने लग जाता है और उन्हें मौत के घाट उतारता है। ने जब देखा कि इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है तो उसने अप्रैल को तुरंत ही बुल को प्रोवाइड कर दिया और कहा कि इसकी सुरक्षा करो, इसे कहीं सेफ जगह पर लेकर जाओ। लिन भी अपने चाकू को उठाकर अब उन शैडो सोल्जर से फाइट करने लगती है, यानी वो यंग का पूरा साथ दे रही थी। अब वहां मौजूद शैडो सोल्जर्स को मारने के बाद जब वो बुल के पास जाते हैं तो पता चला बुल एकदम घायल पड़ा हुआ है। बुल ने बताया कि कर्नल ने ही जबरदस्ती अप्रैल को उससे छीन लिया और उसे इस तरीके से घायल कर दिया। बुल बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो अप्रैल की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया और अगले मोमेंट में बुल मर जाता है। कर्नल अब तुरंत ही अप्रैल को एक कमरे में लेकर आ जाता है और अपने सैनिकों को वहां पर हमला करने के लिए कहता है। कर्नल को पता था कि अगर अप्रैल उनके पास है तो वो शैडो सोल्जर्स उन पर जरूर हमला करेंगे, और अब तो ये सारी बातें उसकी ईगो पर आ चुकी थी, तो वो उनसे फाइट करके ही रहेगा। शैडो सोल्जर्स जब धीरे धीरे अंदर घुसते हैं तो कर्नल के सभी साथी मशीन गन की मदद से उन पर फायर करने लगे थे। इसी रीजन की वजह से कोई भी शैडो सोल्जर्स अंदर ही नहीं घुस पाता। बट अब अचानक कुछ ही देर के अंदर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाकर यंग अंदर घुस जाता है और लगातार अपनी तलवार से मारने लगता है। उसने कर्नल के सभी साथियों को मार दिया और अब अंदर पहुंच गया होता है। बट कर्नल ने तो अप्रैल के ऊपर गन तान कर रखी थी। उसका साफ साफ कहना था कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो वो उसे शूट कर देगा। एट द एंड कर्नल ने गोली चला दी थी, तभी यंग बहुत ही स्पीड से आकर उसकी गोली को ही काट देता है। उसने अप्रैल को तुरंत ही बचा लिया और लिन के वहां आने के बाद उसे मौका दिया कि वो कर्नल को मारे। लिन को तो अपना बदला लेना ही था, इसीलिए वो कर्नल के पास आकर उससे फाइट करने लगी। लिन के भी फाइटिंग स्किल्स और तलवारबाजी के स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। कर्नल जो इतना ताकतवर था वो भी लिन के सामने नहीं टिक पाता। लिन ने मल्टीपल वार करके उसे इतना कमजोर किया और अंत में उसके बॉडी से तलवार घुसाकर उसे मार ही दिया, यानी कि कर्नल अब खत्म हो चुका है। यंग अब यहाँ लिन और अप्रैल के साथ जब बाहर आ रहा था तो उसके सामने उसके मास्टर मौजूद थे। मास्टर यंग को यही कहते हैं कि तुम दुश्मनों की बच्ची को खुद ही मार दो तो अच्छा होगा, बट साफ बात थी कि यंग उसे नहीं मारेगा। यंग ने अप्रैल को सौंप दिया और अब वो तुरंत ही बाहर आकर अपने मास्टर के सामने आ जाता है और अब वो तुरंत ही बाहर आकर अपने मास्टर से लड़ाई करने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच अब तलवारबाजी होने लगी, जिससे कि दोनों की लेवल्स एकदम सेम लग रहे थे, लेकिन यंग सच्चाई की तरफ लड़ता था।
उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया होता है कि वो किसी से भी नहीं हारेगा। अब बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद आखिरकार येंग ने अपने मास्टर को ही मार दिया। मास्टर मरते मरते येंग से सिर्फ इतना कह रहे थे कि ये दुश्मनों की लड़की है, तुम जहाँ भी जाओगे हमारे कबीले वाले तुम्हें ढूंढकर मार ही देंगे। मास्टर के मरने के बाद अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अप्रैल एकदम सुरक्षित थी और ये गांव वालों को भी कर्नल कभी परेशान नहीं करेगा। बट येंग लिन के पास आकर कहने लगा कि वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुक सकता। उसके कबीले वाले सिर्फ उसके पीछे पड़े हुए हैं और अगर वो तलवार अपने पास रखेगा तो वो सभी उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि येंग यहाँ से चले जाए और वो सभी को सुरक्षित रखे। हालांकि लिन और पूरे गांव वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन येंग ने ये डिसाइड कर लिया था। येंग अब अपनी तलवार लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। हमें कुछ समय बाद एक बर्फीला एरिया दिखाया गया जहाँ पर येंग अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बट अचानक वहाँ उसी के शैडो ग्रुप वाले योद्धा आ जाते हैं जो उस पर हमला करने आए थे। येंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली और वो उनसे फाइट करने के लिए चला गया। ऑब्वियस बात होती है कि येंग ही उस लड़ाई में जीतेगा और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।